नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान से करेंगे। एक बार फिर से आतंकवाद पर हमदर्दी जताई है महबूबा मुफ्ती ने। जम्मू पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युवाओं के पास नौकरी नहीं और इसीलिए वो हथियार उठा रहे हैं। जो मैं देखती हूं कि जो बीजेपी की एक ही मंशा है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की जमीन को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ तक कि यहाँ की बाजरी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए भी बाहर से लोग लाए और जिसका खमियाजा यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनको उठाना पड़ता है कि आज बाजरी का ट्रक 21,000 रुपए में मिलता है आपको, रेत का ट्रक जो भी बाजरी मिलती है। तो हर चीज, जो नौकरियां हैं हमारी, जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज उसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता, बल्कि माहौल खराब किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहां लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी, तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। इस वक्त हमारे साथ पूर्व बीजेपी के नेता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, महबूबा मुफ्ती ने यह आरोप लगाया कि आपने दावा किया कि वहां पर मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, 370 के बाद आम आवाम के लिए एक अच्छी खबर आएगी, लेकिन वो आरोप लगा रही है और सबसे बड़ी बात रोजगार को लेकर सवाल उठा रही है वो। जी, मैं बीजेपी नेता नहीं हूं, मैं एक्स डीजीपी हूं। जी माफ कीजिएगा सर। जहां तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस, वो बहुत सक्सेसेस अचीव कर रही है और उसके रिजल्ट सामने हैं। अगर वो सक्सेसेस अचीव नहीं करती तो मिलिटेंसी कुछ और ही हालत इख्तियार की होती, लेकिन काफी सारे उनके टेररिस्ट कमांडर मारे गए। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि बेरोजगार आदमी गन उठाएगा, तो फिर बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से ज्यादा बिहार, उड़ीसा और बहुत से प्रदेशों में है, वहां कोई गन नहीं उठाता है। ये गन उठाने का कल्चर जो है, ये बाज़ाब्ता एक सोची समझी साजिश पाकिस्तान के द्वारा, आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा रचाई जा रही है और उसके तहत ये चल रहा है, एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है जिसको फोर्सेस डील कर रही हैं। ये किसी पॉलिटिकल नेता के कहने पर वॉर नहीं चल रहा, प्रॉक्सी वॉर या टेररिज्म। तो इसलिए जॉबलेसनेस को टेररिज्म के साथ जोड़ना ये दुरुस्त नहीं है। और अगर ये ऐसी बात होती तो ये 30 साल से नहीं चल रही होती, क्योंकि जॉब्स में पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी रही है, जाहिर सी बात है। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट हर एक पार्टी की रही है, उन्होंने क्लेम किया कि हमने काफी जॉब्स प्रोवाइड किए हैं और उस टाइम मिलिटेंसी फिर खत्म होनी चाहिए थी। इनका लिंक आपस में जोड़ना वो गलत है, ये एक अलग मसला है। और जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको करना चाहिए गवर्नमेंट ने एड्रेस, वो अलग बात है। इसको टेररिज्म के साथ जोड़ना कोई सेंस नहीं बनती है। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम अभी बात कर रहे थे अमित जी, कुलदीप खोड़ा साहब से, जो कि पूर्व डीजीपी हैं। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया, सरकारें तो उनकी भी रही हैं, इसका मतलब वो अपनी भी सरकार को नाकाम बता रही हैं कि अभी तक मिलिटेंसी वो जिस तरीके से कह रही है बढ़ी है, नौकरियां नहीं है, तो उन्होंने भी क्या किया? ये सीधे सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बयान नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उनका परिवार कश्मीर में सत्ता में कई सालों से रहा। अगर उनको लगता है कि वहां पे नौकरियां ना होने की वजह से युवा आतंकवाद की तरफ मुड़े, तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रही हैं। और 1990 में जब वहां से हिंदुओं को भगाया गया, तो क्या ऐसा हो रहा था कि सिर्फ हिंदुओं के पास नौकरियां थी और वहां पे रहने वाले जो मुस्लिम समाज के युवा थे उनके पास नौकरियां नहीं थी? महबूबा मुफ्ती अपने राजनीतिक आधार और जनाधार को बचाए रखने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही हैं।
उनको पता है कि 370 धारा हटने के बाद वहाँ जिस प्रकार का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों को अवसर मिल रहे हैं, उनकी राजनीति अब आगे चलने वाली नहीं है। इसलिए युवाओं को भड़काने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के वो बयान समय समय पर देती रहती है। जी अमित जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमित मालवीय जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयान है। बहरहाल महबूबा के इस बयान से विवाद जरूर शुरू हो गया है, क्योंकि आतंकवाद के हमदर्दों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ती नहीं है। कश्मीर के जिन युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनाया जाता है, उनको भी रास्ते पर लाने की कोशिश हो रही है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुंबई से आ रहे, जहां पर ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई की है और एनसीबी अधिकारियों ने अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर बांद्रा में छापामारी की। और यह छापामारी बांद्रा के अलावा अंधेरी और खार में भी चल रही है। तो अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी की छापामारी, तलाशी वहां पर हो रही है। आपको ये बता दें कि अर्जुन रामपाल की जो पत्नी है, उनके भाई, उन पर तमाम तरह के आरोप लगे थे। ड्रग्स कनेक्शन में उनका भी नाम आया था और इसी के तहत अब एनसीबी ने कार्रवाई शुरू की। उनके घर छापामारी हो रही है। इससे पहले फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण की करीबी, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड ड्रग्स एंगल को लेकर एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है। एनसीबी आज मुंबई में एक बड़ी कार्यवाही कर रही है और इसी के तहत एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पर रेड की जा रही है, उनके घर पर सर्च की जा रही है। आपको बता दें, एनसीबी के अफसरों को पुख्ता जानकारी मिली थी जब उन्होंने एजिसियालोस दिमित्रियादिस, जो कि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के भाई हैं, उन्हें पिछले महीने एक केस में अरेस्ट किया गया था और उसके बाद एक दूसरे केस में उन्हें पिछले हफ्ते अरेस्ट किया गया। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शंस के जो फॉर्मर प्रोड्यूसर थे, उन्हें भी उसी केस में अरेस्ट कर लिया गया। दोनों से ही पूछताछ में कुछ जानकारी सामने आई, जिसके बाद आज सुबह से बांद्रा, खार और अंधेरी, इन 3 जगहों पर रेड की जा रही है, जिसमें से एक अर्जुन रामपाल का घर है। ये कहा जा रहा है अभी भी ये रेड चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अर्जुन रामपाल के घर पर ड्रग्स होने की इंफॉर्मेशन एनसीबी को मिली थी, जिसके तहत ये रेड की जा रही है। इसके अलावा फिरोज नाडियाडवाला, जो कि बॉलीवुड के नामचीन प्रोड्यूसर हैं, उन्हें समन दिया गया था। वो कुछ देर पहले एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि फिरोज नाडियाडवाला के घर भी एनसीबी ने कल रेड किया था, जिसके बाद उनकी पत्नी शबाना सईद को पूछताछ के लिए बुलाया गया और 4 घंटे की पूछताछ के बाद शबाना सईद को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा 4 से 5 अन्य लोग भी हैं जिन्हें डिटेन कर रखा गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अर्जुन रामपाल के एक एम्प्लॉई, उनके एक ड्राइवर को यहां पर लाया गया है और फिलहाल उनसे भी पूछताछ की जा रही है एनसीबी द्वारा। कैमरा पर्सन किरण काल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और इस बीच आपको ये बता दें कि फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे बिहार की खबर, जहां पर काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी का जन्मदिन है और इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिलने पटना उनके घर के बाहर पहुंचे हैं। और उससे पहले बीती रात तेजस्वी ने अपने घर में एक केक काटा। उनके भाई तेज प्रताप, मां राबड़ी देवी और परिवार के दूसरे सदस्य भी साथ में मौजूद थे। बहन मीसा के हाथों से केक खाते हुए तेजस्वी यादव, ये वो तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी ने यह भी कहा है कार्यकर्ता को कि जब तक नतीजे पूरे नहीं आ जाते, शांति बनाए रखें। तो एग्जिट पोल के अनुमानों ने आरजेडी खेमे में बाहर ला दी है। तेजस्वी यादव के लिए तो डबल जश्न का मौका है। एग्जिट पोल ने जीत की तस्वीर खींच दी है। तो आज सालगिरह भी है, लेकिन तेजस्वी जश्न को लेकर सतर्क हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दिया है कि नतीजे जो भी हों, शालीनता से स्वीकार करें। नतीजों का इंतजार है, लेकिन तेजस्वी का पोस्टर तैयार है। आरजेडी दफ्तर सज गया है। महागठबंधन के खेमे में खुशियों की बहार आ गई है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तेजस्वी कैंप भारी उत्साह में है। एग्जिट पोल के अनुमानों ने बर्थडे बॉय तेजस्वी यादव को जश्न का डबल मौका दे दिया है।
नतीजों को लेकर महागठबंधन गदगद तो है, लेकिन हर तरफ तूफान से पहले की शांति है। आरजेडी दफ्तर हो या फिर तेजस्वी का बंगला, हर तरफ सन्नाटा है। कहीं कहीं तेजस्वी के पोस्टर तो लगे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर पेश भी किया जा रहा है, लेकिन अति उत्साह नहीं है। इतिहास से सबक लेते हुए तेजस्वी इस बार अपनी छवि को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क हैं। हम इस वक्त पटना के आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और बिल्कुल नई तरोताजा आरजेडी दिखाई दे रही है। ये आरजेडी का दफ्तर है और आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, लेकिन तेजस्वी यादव के जन्मदिन का कोई पोस्टर आपको आरजेडी दफ्तर के बाहर नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टर आरजेडी ऑफिस के सामने है, जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सड़क के उस पार तेजस्वी यादव को आज उनके जन्मदिन की बधाई देते ये एकमात्र पोस्टर इस वक्त पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने आपको दिखाई देगा। तेजस्वी अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे चुके हैं कि जोश में होश न खो दें। नतीजों पर आरजेडी उम्मीदवार सादगी का परिचय दें। उम्मीदवार जीत के जश्न में जलसा नहीं निकालें। जीत का जश्न कार्यकर्ता नहीं, जनता मनाएगी। सर्टिफिकेट लेने के बाद ही पटना रुख करे प्रत्याशी। तेजस्वी ने अपने संदेश को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए 4 नेताओं की टीम बनाई है, जिनमें वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के साथ साथ श्याम रजक, सुनील सिंह और संजय यादव शामिल हैं। आज इस बिहार की जनता जीत रही है और जीत इसलिए हासिल कर रही है अपनी समस्याओं के हल के लिए। तो हमें तो समस्याओं का हल निकालना है। हम अपने को जीता हुआ मान नहीं सकते, हम जीता हुआ तब मानेंगे जितनी बातें हमने कही है हम 5 साल के भीतर पूरा कर लें। लेकिन आज तो जीत जनता की है। जनता के दुख और तकलीफ को दूर करने के बाद जब आकलन जनता करके हमें कहेगी हाँ आप प्रण के मुताबिक, अपनी वचनबद्धता के मुताबिक, आप घोषणा पत्र के मुताबिक, आप जिन बातों की चर्चा, चाहे वो खेती की हो, रोजगार की हो, मान मर्यादा की हो, कानून व्यवस्था की हो, आपने उसके अनुपालन में आगे बढ़ के काम आप किया है, उस दिन हम अपने को मानेंगे कि जनता ने जो मौका दिया तो सचमुच ही हम उनके इच्छाओं के अनुसार खरे उतरे। बिहार विधानसभा के नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि बिहार में बदलाव की बयार है। सिर्फ एक एग्जिट पोल छोड़कर सभी ने बिहार की कुर्सी पर लालू यादव के छोटे बेटे को बिठाया है। सबसे भरोसेमंद एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सिर्फ 69 से 91 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन कमाल करता दिख रहा है। महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने के आसार हैं। चिराग पासवान की एलजेपी बुरी तरह से पिटती दिख रही है। उसके खाते में महज 3 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। ओवैसी, पप्पू यादव और बीएसपी के गठबंधन को 3 से 5 सीटें ही मिल जाएं, वही काफी है। अन्य के अकाउंट में 3 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के रुझान अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तो तेजस्वी देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। सिर्फ 31 साल के लालू के लाल का ये बड़ा धमाल होगा। बस कल का इंतजार कीजिए। पटना से सुजीत झा, कुमार अभिषेक और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी को दिवाली गिफ्ट एडवांस में दिया है। कई परियोजनाओं की शुरुआत की और न्यू वाराणसी के संकल्प को दोहराया। महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है। मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना के कठिन काल में भी काशी अपने इसी स्वरूप में आगे बढ़ती रही। कोरोना के खिलाफ बनारस ने जिस जीवटता से लड़ाई लड़ी है वो सचमुच में बहुत ही प्रशंसनीय है। महादेव का आशीर्वाद ही है। जब भी काशी के लिए कुछ नए कार्यों की शुरुआत होती है, पुराने कई संकल्प
सिद्ध हो चुके होते हैं। यानी एक तरफ शिलान्यास तो दूसरी तरफ लोकार्पण। आज भी लगभग 220 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। काशी में, उत्तर प्रदेश में बिना रुके, बिना थके चल रहे इन विकास कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरकारी मशीनरी से साथ जुड़े हुए सभी मुलाजिम को, इन सबको इस सफलता के लिए पूरा का पूरा श्रेय जाता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।